मैं डॉक्टर वीना चतुर्वेदी अपने कहानी संग्रह अपराजिता से स्मृति पटल नाम की कहानी आप लोगों के समक्ष वाचन कर रही हूँ। बचपन की स्मृतियाँ कितनी सुखद होती हैं। पीछे छूट गई स्मृतियाँ जब बटोरने लगती हूँ तो न जाने कितने चेहरे, कितनी घटनाएं, कितने खेत, नदियाँ, तालाब और न जाने कितनी स्मृतियाँ मुझे पीछे खींचने लगती हैं। बचपन में खेली गई गुड़ियों के घरौंदे, भोर के वातावरण में अल्लड़तापूर्वक नदी में उछल कूद कर स्नान करते हुए पानी में अटखेलियाँ करने की अनगिनत यादें, पीली चादर ओढ़े सरसों के खेतों का अलौकिक सौंदर्य, कभी गांव की सुरम्य पगडंडियों पर मदमस्त होकर गायन करने वाले अबोध बालकों की मस्ती, तो कभी घर के सामने बड़े मैदान में खेले गए गिल्ली डंडे के बेहतरीन तरीके और न जाने क्या क्या। बचपन की यादों को जब भी कुरेदने का प्रयास करती हूँ, अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करती हूँ। बचपन में गांव की भीनी भीनी खुशबू के बीच जिए हुए स्नेही रिश्ते, भाभी, चाची, ताई, दादी, बुआ और बहनों के रूप में वात्सल्यमयी, आनंदमयी व्यक्तित्व क्या सचमुच आज की परिस्थिति में विलुप्त होते जा रहे हैं? इस विचारणीय प्रश्न को सुलझाने के प्रयत्न में कई उलझी हुई गुत्थियों का जाल बिखर उठता है। जब सदियों पुराने वृक्ष की जड़ में घुन लग गया हो तो उसकी शाखा प्रशाखाएं भला कैसे पनप सकती हैं? मन मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्न हैं। आज कितने घरों में सन से केश और पोपले दांतों की महिमा बची रह गई है। हम देखते हैं कि हमारे घरों की व्यवस्था कभी अनुभवी दादी नानी के हाथों में रह गई है क्या? मैं अपने गांव की 3 देवियों से मिलवा रही हूँ। ये तीनों महिलाएं नन्ही बुआ, चुन्नो काकी और बड़ी भौजी हैं। तीनों ने ही मेरे मानस पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। नन्ही बुआ बाल विधवा थी। बताते थे कि 8 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था और 10 वर्ष की अवस्था में वह विधवा हो गई थी। इस 2 वर्ष के अंतराल में वह ससुराल गई ही नहीं थी और न उन्होंने अपने पति को देखा था। सामाजिक कुरीतियों के कारण वैधव्य का ठीकरा उन पर मर दिया गया। यूँ तो दुनिया की कितनी रंगीन व सरस है, मगर नन्ही बुआ की दुनिया एकदम नीरस थी। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी उस समय वह अपने टूटे फूटे घर में अकेली रहती थीं। बताते हैं कि उनके साथ उनका कोई नज़दीकी व्यक्ति नहीं रहता। समाज के रीति रिवाज और खोखली परंपराओं ने उन्हें मात्र श्वेत वस्त्र पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। गौर वर्ण नन्ही बुआ उन श्वेत वस्त्रों में मूर्तिवत लगती थीं। बुआ ने बचपन में थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था। उसी के सहारे वह अपना समय काटती थीं। अकेले बैठे बैठे स्वयं ही पढ़ने लिखने का अभ्यास करती रहती थीं। पड़ोस के बच्चों के साथ उन्होंने पढ़ने लिखने का काफ़ी अभ्यास कर लिया था। जहाँ तक पढ़ाई की डिग्री या प्रमाण पत्र का प्रश्न है, उनके पास कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद मैंने देखा कि गांव के उस समय के माहौल में उनके समान विदुषी महिलाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती थीं। गीता रामायण का पाठ करना उनका नित्य का नियम था। उनके उस पाठ में किसी को प्रभावित करने की न तो कोई चेष्टा होती थी और न ही बाह्याडंबर का ढोंग। लकड़ी की एक अलमारी में उनके धर्म ग्रंथ सजे रहते थे। जब भी मैं उनसे मिलने जाती, किसी मोटी सी पुस्तक में उन्हें ध्यानमग्न पाती। साधु संतों के प्रति भी उनके मन में बहुत श्रद्धा का भाव था। आए दिन उनके आंगन में जटाजूटधारी बाबा अपनी उपस्थिति देते रहते थे। उनकी उस अटूट श्रद्धा और विश्वास के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं होता था। स्वभाव से ही संत बुआ महिलाओं की बकैती से सर्वदा दूरी बनाए रखती थी, जबकि महिलाओं की दृष्टि में नारी का यह एक ऐसा स्वाभाविक दोष है जिसके लिए उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्हें मैंने जब पहली बार देखा तो उनके असाधारण व्यक्तित्व ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं आज तक उन्हें नहीं भुला पाई। बुआ का गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आँखें, तीखी पतली नाक, गुलाबी पतले होठ, मानो वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। देखने वाला स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। रंग रूप के अलावा उनका दूसरा रूप था संयमित जीवन। मैंने बुआ को कभी भी ऊंचे स्वर में बोलते हुए नहीं सुना था। अपने बालों को भी हफ्ते में शायद एक आध बार ही वह संवारती थीं। बिना सूचना दिए उनके घर में अतिथि आते ही रहते थे। उनका कहना था कि जिस घर से अतिथि असंतुष्ट होकर जाते हैं उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती।
अतिथि देवो भव की मान्यता को वह समग्र रूप से अपनाती थी। नन्ही बुआ के घर से 2 घर छोड़कर चुन्नो काकी का घर था। चुन्नो काकी के घर परिवार की स्थिति नन्ही बुआ से अलग थी। चुन्नो काकी के एक बेटा था। बेटा रमेश शक्ल सूरत में सुंदर व पढ़ाई में होशियार था। चुन्नो काकी के पति गांव के विद्यालय में ही पढ़ाते थे। गांव के सभी लोग उन्हें गुरुजी कहकर सम्मान के साथ बात करते थे। गुरुजी बड़े शांत स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन विद्यालय में सफाई का कार्य चल रहा था। विद्यालय का वार्षिकोत्सव होने वाला था। इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित लोग आने वाले थे। रमेश पास के तालाब से पानी लेने गया और तालाब में उसका पैर फिसल गया। तालाब की चिकनी मिट्टी में वह धंसता चला गया। रमेश के सहपाठी भागते हुए गुरुजी को बुलाने आए। जब तक गुरुजी के साथ लोग वहां तालाब पर पहुंचे, देर हो चुकी थी। रमेश की जीवन लीला कुछ क्षणों में ही समाप्त हो गई। गांव में शोक की लहर छा गई। चुन्नो काकी का इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर अचानक चला गया। गुरुजी इस सदमे को सहन नहीं कर सके। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक रात किसी को बिना बताए घर से चले गए। चुन्नो काकी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। एक और बेटे का गम और फिर पति का अकस्मात घर को छोड़कर चले जाना। चुन्नो काकी एकदम असहाय हो गई। कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ी रही। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें सहारा दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें सांत्वना दें। भगवान ने अचानक चुन्नो काकी की ज़िंदगी बदल डाली। ऊपर वाले के ऊपर किसी का बस नहीं चलता, ज़िंदगी को जीना ही पड़ता है। चुन्नो काकी की इस दयनीय स्थिति में यदि सबसे अधिक संभालने वाला कोई था तो वह थी नन्ही बुआ। नन्ही बुआ रात दिन चुन्नो काकी की सेवा में लगी रहती। उन्हें धैर्य दिलाने का भरसक प्रयास करती। उनसे कहती, मुझे देखो, जीना तो पड़ेगा ही। समय रूपी मलहम सभी घावों को भर देती है। चुन्नो काकी गृह कार्य में अत्यंत कुशल महिला थी। रीति रिवाज एवं परंपराओं की उन्हें बहुत जानकारी थी। धीरे धीरे चुन्नो काकी ने स्वयं को दूसरों की सेवा के कार्य में समर्पित कर दिया। गांव में किसी के घर शादी हो, मुंडन हो, वर्षगांठ हो अथवा कोई अन्य समारोह हो, चुन्नो काकी सर्वदा सर्वप्रथम सहायक बनकर कार्य करने पहुंच जाती। गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। यदा कदा ऐसा भी होता कि समारोह वाले घर के लोग उन्हें बुलाना भूल जाते तो भी वह स्वयं वहां पहुंच जाती और कहती कि अरे, मैं तो समझ गई कि व्यस्तता के कारण तुम लोग मुझे नहीं बुला सके होंगे। मैं क्या पराई हूँ? घर में काम हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समय पर पहुँचूँ। यही सोचकर आ गई। घर परिवार के लोग बहुत ही सम्मानपूर्वक उनसे क्षमा मांगते और काकी अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट जाती। उन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। काकी को सभी कार्यों का अत्यधिक अनुभव था। काकी पूरे गांव की सम्मानित बड़ी बूढ़ी के रूप में जानी जाती थी। बड़ी भौजी का घर नन्ही बुआ और चुन्नो काकी के घर के पास ही था। बड़ी भौजी बहुत ही साहसी और कर्मठ महिला थी। दुनियादारी का उन्हें अच्छा अनुभव था। भगवान का हिसाब किस तरह से चलता है इसे कोई नहीं समझ सकता। बड़ी भौजी की कहानी इन दोनों से बिल्कुल विपरीत थी। बड़ी भौजी के पति का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उस समय इनके एक बेटा पवन और एक बेटी सरला थी। दोनों बच्चे छोटे थे। हाँ, इतना अवश्य था कि बड़ी भौजी के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पति के स्वर्गवास के बाद भौजी ने अपने बलबूते पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और होनहार बनाया। बेटा बेटी की शादी संपन्न परिवारों में यथासमय कर दी। दामाद बहुत सज्जन व्यक्ति थे, अतः बेटी सरला की ओर से भौजी को कोई चिंता परेशानी नहीं थी। सरला अपने ससुराल में खूब खुश थी। सरला का आना जाना नहीं हो पाता था। एक तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां अधिक थीं, दूसरे उसका बेटा विदेश में पढ़ता था। बूढ़े सास उसको छोड़कर आना उसके लिए मुश्किल था। भौजी की बहू नीना बहुत चढ़ी थी। अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसके घर के वातावरण को कलुषित कर रखा था। भौजी ने हर तरह से नीना को समझाने का प्रयास किया, मगर वह तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उनके सारे प्रयास असफल हो गए। बड़ी भौजी का बेटा सर्वगुण संपन्न बहुत ही सज्जन था, मगर पत्नी के समक्ष उसकी समझदारी काम न आ सकी। पवन अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। वह अपनी माँ को हर प्रकार से सुखी देखना चाहता था। उसने बचपन से देखा था कि भौजी ने किस तरह से दोनों बच्चों का पालन पोषण किया था। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया था। बच्चों की हर आवश्यकता की पूर्ति भौजी ने कितने कष्टों के साथ की। पवन चाहता था कि अब मेरी माँ को आराम मिलना चाहिए,
मगर नीना न कुछ सोचती थी और न समझती थी, बस घर के वातावरण को हर प्रकार से दूषित करने का प्रयास करती रहती। एक सीमा तक सब कुछ सहन किया गया। एक दिन भौजी ने पवन को समझाया, बेटा नीना तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, अब घर में बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि तुम बहू को अपने साथ रखो। मैं तो गांव में जाकर आराम से अपने घर में रहूँगी, वहाँ पर मेरी देखभाल करने वाले बहुत लोग हैं। बेटा तुम अपने आप को संभालो, मेरी चिंता मत करो। मेरी जीवन रूपी शाम को प्रकाशित करने के लिए तुम अपने जीवन रूपी सुबह में अंधकार के बादलों को क्यों आमंत्रित करते हो। बड़ी भौजी ने अपने बेटे की जीवन रूपी बगिया को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। भौजी अपने गांव आ गईं। अब नन्ही बुआ, चुन्नो काकी और बड़ी भौजी तीनों अंतरंग सहेलियां बनकर शांतिपूर्वक रहने लगीं। तीनों अपनी ज़िंदगी की सांझ को चैन से बिताने लगीं। उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। आज भी गांव की मधुर स्मृतियाँ मेरे प्राणों की निश्वास वायु को चिरंतन माधुर्य से भरती रहती हैं। मेरे मानस पटल पर मीठी स्मृतियों की छाप सदा सर्वदा बनी रहेगी। मैं इन्हें कदाप नहीं भूल सकती।